हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है और आईआईटी यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे आपको हर एक बार। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 10 से पहले पढ़ते हैं कि कोई भी मैटर जो होती है, इसके मैटर 3 टाइप्स के होते हैं। या तो हो सकते हैं सॉलिड, 3 स्टेट में मैटर होते हैं, सॉलिड या लिक्विड या गैस। इसके बीच में डिफरेंस हम जानते हैं कि सॉलिड में जो होते हैं पार्टिकल, डिफरेंट पार्टिकल, उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है, उससे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लिक्विड में, और गैस के पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये डिफरेंस हमें पता होता है। नेक्स्ट क्या पता होता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच की स्पेस बहुत कम होती है, काफी क्लोज होते हैं। उसके रिलेटिवली लिक्विड थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैस काफी सेपरेटेड होते हैं। और सॉलिड क्या होता है, रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब इसको हम लोग कंप्रेस नॉर्मली नहीं कर सकते हैं फोर्स लगा के। ये रिलेटिवली क्या होता है, ये सब कॉम्प्रेसिबल होते हैं। तो ये सारे डिफरेंस है जो कि हम लोग क्लास 10 से पहले पढ़ते हैं। इसके बेसिस पे मैटर 3 स्टेट्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमें पढ़ने हैं, अभी इसको डिटेल में पढ़ना है, अलग अलग सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में। तो सॉलिड के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट्स चैप्टर में। इसके अलावा एक चीज होता है लिक्विड, जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं एक अलग से चैप्टर में, दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन चैप्टर में एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये एक डिफरेंट चैप्टर है। इसके अलावा एक जो स्टेट होती है मैटर की, गैस, इसके बारे में हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं, गैसियस स्टेट चैप्टर में। तो जितने स्टेट के मैटर हैं सबको डिटेल से पढ़ा जाता है। तो अभी हमें पढ़ना है सॉलिड स्टेट्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए कि सॉलिड के क्या क्या टाइप होते हैं। सॉलिड के बारे में हम जानते हैं, सॉलिड बेसिकली आर ऑफ 2 टाइप्स। एक को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड इज कॉल्ड एमोर्फस सॉलिड। फर्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड and second type of solid is called amorphous solid. Amorphous solid. अब क्या डिफरेंस होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में, तो हमें पहले ये समझना होगा। हम अगर सॉलिड को डिटेल से पढ़ें, सॉलिड के अंदर क्या चीजें होती है उसको जानने से पहले हमें ये जान लेने होंगे कि सॉलिड के टाइप्स क्या क्या होते हैं। इसको कैटेगराइज कर देंगे, फिर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस होता है। तो पहले मैं एग्जांपल एक बता देता हूँ कि ये क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे कि मैं कोई सॉलिड लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी मेटालिक सॉलिड, फॉर एग्जांपल आयरन है, कॉपर है, या कोई आयनिक सॉलिड, फॉर एग्जांपल NaCl है, या कोई कोवेलेंट सॉलिड, फॉर एग्जांपल डायमंड है। तो ये सब एग्जांपल हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। ये क्या होती है, क्रिस्टल के फॉर्म में होती है। एमोर्फस सॉलिड क्या होती है, इसे हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। मतलब कि ये लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे सुपर कूल्ड फॉर्म में इसको हम रखते हैं, तो ये सॉलिड जैसा दिखता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं, जैसे कि ग्लास होता है, तो ग्लास एग्जांपल है एमोर्फस सॉलिड की। फॉर एग्जांपल रबर होती है, रबर, तो ये एग्जांपल है एमोर्फस सॉलिड की। तो ये सब एग्जांपल है एमोर्फस सॉलिड को का। तो इसको हम लोग डिटेल से भी, इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो पहले हम देख लेते हैं कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। तो फर्स्ट डिफरेंस हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होती है, इसकी फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है, फिक्स्ड एंड लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। फिक्स्ड एंड लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होती है इसकी। इस चीज को कहने का क्या मतलब है कि इसकी फिक्स्ड और लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होती है। इस चीज को कहने का मतलब है, और इसमें क्या होती है कि इसमें रैंडम अरेंजमेंट होती है, इसमें रैंडम अरेंजमेंट होती है। तो समझते हैं ये क्या होता है, फिक्स्ड अरेंजमेंट और रैंडम अरेंजमेंट। तो मैं मानता हूं कि कोई सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल A और B है, ये A और B से मिलकर बने हैं कोई सॉलिड। इसमें मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स A हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स B हैं। तो क्या होती है फिक्स्ड अरेंजमेंट, मतलब कि एक रिपीटेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए A है, A के बाद B अगर सॉलिड में है तो फिर से A आएंगे, फिर से B आएगी, फिर से A आएंगे, फिर से B आएगी, फिर से A आएंगे, फिर से B आएगी। ये प्रोसेस चलते रहता है, ये रिपीट होते रहता है। मतलब AB के बाद AB तो फिर से AB, फिर से AB, ये प्रोसेस चलता रहेगा। या फॉर एग्जांपल अगर 2A के बाद 2B आ रही है तो फिर से यही होगा, 2A आएंगे, फिर से 2B आएंगे, फिर से 2A आएंगे, फिर से 2B आएंगे, ये प्रोसेस चलते रहेंगे। या 3A आ रहे हैं, ट्रिपल A के बाद 1B, फॉर एग्जांपल कुछ भी है तो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, ट्रिपल A B, ट्रिपल A B, ट्रिपल A B। तो मतलब एक जो
एक जो बार जो मतलब प्रोसेस शुरू हो गया, एक पैटर्न को जो फॉलो कर लिया इसको करते रहेगा, ट्रिपल ए बी ट्रिपल ए बी ट्रिपल ए बी, ये प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब क्या हो रही है, इसमें एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है। लेकिन जो हमारा एमोर्फस सॉलिड है इसमें क्या होती है, रैंडम अरेंजमेंट होती है। तो मान लेते हैं कि अगर ए बी से मिलके बने हैं, इसमें क्या होती है, कुछ भी होगा, ए होगा, बी बी होगा, फिर ए हो जाएंगे, फिर बी हो जाएंगे, फिर ए हो जाएंगे, फिर बी हो जाएंगे, मतलब कुछ भी होगा। मतलब कि इसमें हम लोग कुछ अरेंजमेंट नहीं बता सकते कि किसके बाद क्या आया, इसमें रैंडमनेस होती है। तो पहला डिफरेंस इसके बीच ये हो गया कि इसमें फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है, इसमें रैंडम अरेंजमेंट होती है। फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। सेकंड अगर हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बीच के डिफरेंस, तो ये क्या होते हैं, दीज आर इनकॉम्प्रेसिबल। ये जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये रिलेटिवली ज्यादा कॉम्प्रेसिबल होते हैं, दीज आर कॉम्प्रेसिबल। तो इससे क्या मतलब है कि ये इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं, तो मतलब कि इसको हम लोग फोर्स अगर अप्लाई करें तो नॉर्मल फोर्स अप्लाई करके हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आयरन का टुकड़ा है, आयरन का क्यूबिकल टुकड़ा एक आयरन है, आयरन की मान लेते हैं कि रॉड है एक, तो इसमें हम नॉर्मल फोर्स लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये कंप्रेस हो जाएगा, ये कंप्रेस नहीं हो सकते हैं नॉर्मल फोर्स लगा के। अगर हम लोग बहुत फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स लगाने के इसकी ये नीचे आ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, वो अलग चीज है। लेकिन नॉर्मली ये कम कंप्रेसिबल होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होता है। लेकिन अगर मैं कोई एमोर्फस सॉलिड लूंगा, फॉर एग्जांपल रबर का एक टुकड़ा लूंगा, हमारे पास रबर का एक टुकड़ा है, तो इसमें अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होंगे, ये नॉर्मली कंप्रेस हो जाएंगे नॉर्मल फोर्स से भी। तो ये इससे ज्यादा कंप्रेसिबल होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि दीज आर कंप्रेसिबल। तो इसके बीच के डिफरेंस ये हो गए कि ये कंप्रेसिबल होते हैं, ये इनकंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट इसके बीच के डिफरेंस ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, दीज आर हम लोग कहते हैं दीज आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये लोग ये एन आइसोट्रोपिक होते हैं, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। एंड एमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, ये आइसोट्रोपिक होते हैं। इस चीज को समझते हैं कि इसके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। एन आइसोट्रोपिक करने का मतलब क्या है, आइसोट्रोपिक करने का मतलब क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होते हैं। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल में अगर कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म हो, सेम हो, तो ऐसे चीज को हम लोग कहते हैं आइसोट्रोपिक। इसमें क्या होते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म along all direction, सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होगी। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ग्लास है, ग्लास का एक क्यूबिकल स्लैब है, हमारे पास ग्लास है। तो इसमें क्या होगी कि मैं कोई फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इसकी बात करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं देखूंगा सेंटर पे, अगर मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, सेंटर से इस डायरेक्शन में आऊंगा तो इस डायरेक्शन में जो मुझे म्यू का वैल्यू मिलेगा, अलोंग हम इस एक्सिस आएंगे तो यहाँ भी म्यू का वैल्यू सेम मिलेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस एक्सिस में आ जाऊं तो यहाँ म्यू का वैल्यू सेम होगा, अगर मैं नीचे आ जाऊं तो म्यू का वैल्यू सेम मिलेगा। मतलब हम लोग किधर भी जाएं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके, तो ऑल डायरेक्शन में ये फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मतलब क्यों सेम आ रही है, क्योंकि ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, सारे डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। उसी तरह फिजिकल प्रॉपर्टी होती है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब इसकी कंडक्टिविटी। तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो अगर मैं कोई भी एमोर्फस सॉलिड लूंगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे होंगे, तो उसकी कंडक्टिविटी एक डायरेक्शन में जो होंगे सारे डायरेक्शन में सेम होंगे। फॉर एग्जांपल इसकी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है, ये कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन में भी नहीं करेंगे, इस डायरेक्शन में भी नहीं करेंगे, ऑल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होंगे। एन आइसोट्रोपिक करने का क्या मतलब है कि एन इज नॉट, मतलब दीज आर नॉट आइसोट्रोपिक, मतलब इसके ऑल डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म नहीं होंगे, डिफरेंट होंगी। इसमें क्या होगी, इसमें होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉन यूनिफॉर्म along all the directions, ऑल डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म नहीं होगी इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में। इस चीज को समझते हैं कैसे, हम समझते हैं कि हमारे पास कोई भी एक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन
क्रिस्टलाइन सॉलिड मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास आयरन है, ठीक है, आयरन है, आयरन का सॉलिड है। तो आयरन सॉलिड में क्या होंगे, डिफरेंट आयरन एटम होंगे, आयरन एटम इस तरीके से मिलके बने होंगे और इस तरीके का लेयर होगा, एक 3 डायमेंशनल लेयर। तो मैं एक एक्सिस पे लेयर लिखा, फिर इसके नीचे होंगे दूसरे आयरन एटम। सारे जो स्फेयर में बना रहा हूँ, सारे स्फेयर आयरन को इंडिकेट कर रहे हैं, ऑल स्फेयर्स इंडिकेट आयरन। तो मैं मान रहा हूँ कि अभी हमारा आयरन इस तरीके का है कि एक लेयर में सारे आयरन एटम, फिर क्या होंगे इसके ऊपर में, ये लेयर मेरा ए है, इसके ऊपर में फिर से आयरन होगा, फिर इसके ऊपर में आयरन होगा, इस तरीके से 3 डायमेंशनल में आयरन मिला। तो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। इस पॉइंट से अगर मैं जाऊंगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो अगर मैं कहता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल म्यू है, और अगर मैं चाह रहा हूं कि इस पॉइंट से इस इधर से आने के लिए, इसको हम लोग इसको कहते हैं म्यू1, इसको कर रहे हैं म्यू2। अगर मैं चाह रहा हूं इस पॉइंट से इधर आने के लिए, इसको कर रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू म्यू3। तो ऑल एक्सिस के अलोंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इसमें सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस एक्सिस के अलोंग आ रहा हूं तो मुझे सिर्फ मटेरियल दिखाई दे रहा है, सिर्फ सॉलिड। लेकिन इस अगर हम डायगोनली ऐसे चल रहे हैं तो बीच में मुझे स्पेस दिखाई देता है, खाली स्पेस दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर हमारे कहीं खाली स्पेस हो और कहीं मटेरियल हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं होंगे सारे डायरेक्शन में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसके बीच में स्पेस है कुछ, ठीक है ना। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में सेम नहीं हुई। उसी तरह मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस डायरेक्शन में जो होंगे और इस डायरेक्शन में जो होंगे, इस डायरेक्शन में होंगे, सेम नहीं होंगे। या कोई और डायरेक्शन लेगा तो हो सकता है कि सेम हो या हो सकता है कि सेम नहीं भी हो। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसीलिए ये कैसे प्रॉपर्टी है, एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है। तो इसके बीच की थर्ड डिफरेंस ये होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर एंड एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो ये सारे पॉइंट समझने होंगे और अगर बोर्ड एग्जाम में स्कूल्स में क्वेश्चंस आते हैं तो ये सारे डिफरेंस हमें लिखने होंगे। नेक्स्ट इसके बीच में डिफरेंस होगा कि अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करूं किसी भी शार्प ब्लेड से या नाइफ से या किसी भी चीज से, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड कट हो सकते हैं तो क्या होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर मैं कट करूंगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, 3 डायमेंशनल सॉलिड है मान लेते हैं। तो इसको अगर ये पॉसिबल है कट होने के लिए, ठीक है ना, तो अगर कोई मेटल है तो उसको हम लोग नाइफ से तो नहीं कट सकते हैं, कट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी चीज से हम लोग कट करते हैं तो मुझे एक प्लेन सरफेस मिलेगा, ठीक है ना। कट करने के बाद मुझे 2 चीज मिलेंगे, एक ऊपर वाला चीज, एक नीचे वाला चीज, और यहाँ पे क्या मिला मुझे, प्लेन सरफेस मिला। लेकिन अगर मैं इसमें क्या होती है कि कट करने से मुझे मिलते हैं प्लेन सरफेस, मतलब इसमें प्लेन होती है। कहने का क्या मतलब है कि इस सॉलिड के अंदर डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, तभी तो मुझे प्लेन सरफेस मिल रहा है। लेकिन अगर मैं एमॉर्फस सॉलिड को कट करूंगा तो फॉर एग्जांपल मुझे एमॉर्फस सॉलिड है हमारे पास, फॉर एग्जांपल रबर है, तो उसको मैं कट करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, इसको कट करने से हम लोग कट करने की कोशिश किए तो मुझे जिग जैग मिलेंगे, मतलब प्रॉपर प्लेन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो हमें प्रॉपर प्लेन नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होती है कि इसके अंदर प्लेन नहीं होती है। तो ये इसके नेक्स्ट डिफरेंस होगा। तो ये सारे डिफरेंस को हमें ध्यान में रखना होगा, समझने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल इन नेचर। ये क्या होते हैं, इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं। फिफ्थ डिफरेंस देखेंगे हम लोग क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड के बीच में, तो दीज आर इनकॉम्प्रेसिबल। इस चीज को कहने का मतलब क्या है, और ये क्या होते हैं, फिर इसके फिफ्थ पॉइंट होंगे कि दीज आर कॉम्प्रेसिबल। इस चीज को कहने का मतलब है कि अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड पे, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमारे पास, इस पे हम लोग फोर्स लगाएंगे तो रिलेटिवली बहुत कम नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होगा, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं नॉर्मली। लेकिन कोई भी हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड है, इस पे हम लोग अगर फोर्स लगाते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये कंप्रेस हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, ये कंप्रेस हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस है इसके बीच में, किसके बीच में, क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड के बीच में। दीज आर इनकॉम्प्रेसिबल इन नेचर एंड दीज आर कॉम्प्रेसिबल इन नेचर। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब कि कॉम्प्रेसिबल नहीं है, ठीक है ना। दीज आर नॉट कॉम्प्रेसिबल और नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबल, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अच्छे लैंग्वेज में कहेंगे तो दीज आर नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबल एंड दीज आर कॉम्प्रेसिबल, इसको हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर कॉम्प्रेसिबल। अब फॉर एग्जांपल अब ग्लास है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो कोई बोलेगा ग्लास को फोर्स लगाऊंगा तो कंप्रेस नहीं कर सकता हूं, लेकिन कर सकते हैं हम उसको कम कंप्रेस कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के रिस्पेक्ट में ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं। तो
इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होते हैं और इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा कंप्रेसिबल होता है। तो कितना कंप्रेसिबल होता है तो वो भी इस चीज पर डिपेंड करता है कि मैं किस एमोर्फस सॉलिड की बात करता हूं। तो नॉर्मली एमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड के रिस्पेक्ट में ज्यादा कंप्रेसिबल होता है, उसको हम लोग ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंस हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एमोर्फस सॉलिड के बीच का। नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट देखेंगे, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड एमोर्फस सॉलिड के बीच में, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होती है इसकी शार्प होती है मेल्टिंग पॉइंट। इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है। और इसके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते हैं, इसके क्या होते हैं? इसके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ओवर अ रेंज, ओवर अ रेंज मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। इस चीज को कहने का क्या मतलब है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है। समझिए इस चीज को। अगर मैं फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, फॉर एग्जांपल NaCl है या आयरन है, कुछ भी है, तो इसको मैं फॉर एग्जांपल आयरन है, तो आयरन को मैं हीट करूंगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा, फॉर एग्जांपल 1200 डिग्री सी। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, 1200 डिग्री सी इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो अप्रोक्सीमेटली रफली ले रहा हूँ, हो सकता है कुछ और हो। तो मान लेते हैं कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट 1200 डिग्री सी है। तो क्या होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के आने के बाद ये अगर सॉलिड फॉर्म में है तो सारे के सारे किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड टू लिक्विड। मतलब कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसी टेम्परेचर पे आने के बाद सारे जो आयरन हमारे पास मटेरियल है ये सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म कन्वर्ट हो गए। तो ये क्या होता है? ये एक फिक्स्ड इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। ये क्या है? एक फिक्स्ड टेम्परेचर है। दिस इज ए फिक्स्ड टेम्परेचर। तो इसीलिए कहते हैं कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा एमोर्फस सॉलिड की, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं ग्लास की, तो ग्लास का मैं एक टुकड़ा लूंगा, इसको हीट करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा? हम देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ अमाउंट ऑफ ग्लास मेल्ट करने लगेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ ग्लास मेल्ट करने लगेंगे, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ ग्लास लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ ग्लास अभी भी सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। इसको मैं फिर और हीट करूंगा, मान लेते हैं टेम्परेचर T1 केल्विन पे, फिर टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, T2 केल्विन तक ले जाएंगे, तो देखेंगे कि अभी भी पूरा का पूरा जो हमारे सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ। कुछ अमाउंट ऑफ सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ अभी भी सॉलिड भी है। फिर से मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, T3 करूंगा, तो अभी हमें पता चलेगा कि सारे के सारे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुए हैं। मतलब कि एक फिक्स टेम्परेचर नहीं है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसीलिए इसके कहते हैं कि फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है, और रेंज मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज सॉलिड एंड व्हाट आर इट्स टाइप, ये सब डिस्कस करना है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखिएगा और इसको डिस्कस करिएगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन IIT JEE नीट में आपको एक क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट इज एमोर्फस सॉलिड, लेकिन आगे की चीज आएगी। लेकिन हमें ये सब पहले समझने होंगे कि सॉलिड ये होते हैं, इसके टाइप से ये होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। तो बेसिकली ये पॉइंट्स है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही हमें अभी पढ़ना है। तो अभी मैं सॉलिड की सॉलिड के बारे में डिस्कस करना है, स्टार्टिंग में हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है, इसी के बारे में डिटेल से अभी हमें पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में अभी हमें डिस्कस करना है। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्या क्या होते हैं, व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि जिस चीज के बारे में हमें पढ़ना है तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इतने टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं, इसको एक कहते हैं हम लोग आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट होते हैं कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। नेक्स्ट होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट होते हैं मेटालिक सॉलिड। मतलब इतने सारे जो टाइप्स ऑफ सॉलिड हैं ये हो सकते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ये सारे क्रिस्टल के फॉर्म में हो सकते हैं। ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स हैं, क्या क्या? आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। एक एक मैं पहले एग्जांपल लिख रहा हूं ताकि क्लियर हो। आयनिक सॉलिड एग्जांपल हो गई, फॉर एग्जांपल कोई भी आयनिक जो कि आयनिक कंपाउंड जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है, फॉर एग्जांपल NaCl, फॉर एग्जांपल KCl, फॉर एग्जांपल MgCl2 एसेट्रा। कोवेलेंट सॉलिड ऐसे सॉलिड होता है जिसमें कि कोवेलेंट बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं, एटम्स रहते हैं उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, फॉर एग्जांपल डायमंड, फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट। तो ये सब जो है एग्जांपल है किसके? कोवेलेंट सॉलिड के। मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स अलग अलग मॉलिक्यूल मिलकर सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं,
फॉर एग्जांपल CCl4 अगर सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, एसेट्रा। मेटालिक सॉलिड ऐसे होता है जिसमें मेटालिक बॉन्ड होती है, जैसे कोई भी मेटल है, फॉर एग्जांपल आयरन, फॉर एग्जांपल SN, फॉर एग्जांपल कॉपर, फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल है, तो इसमें मेटल्स जो होते हैं इसमें क्या होती है, मेटालिक बॉन्ड होती है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ सॉलिड है। तो अगर हम इसके बीच में इसको डिफरेंशिएट करें तो कैसे कर सकते हैं, तो आयनिक सॉलिड में कौन से बॉन्ड होते हैं, तो आयनिक सॉलिड जैसे कि हमारा NaCl है, तो Na और Cl के बीच में Na प्लस है और Cl माइनस है, इसके बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। तो इसके बीच में कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, आयनिक फोर्स काम कर रहे हैं, और ये क्या होती है, आयनिक बॉन्ड होती है। तो इसके बीच में बॉन्ड जो होते हैं दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो ये हो गया इसका। जैसे कि देखेंगे हम लोग कोवेलेंट सॉलिड, फॉर एग्जांपल डायमंड, तो डायमंड क्या होती है, डायमंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन होती है, कार्बन टेट्रावैलेंट है, तो कार्बन की चेन होती है और इस तरीके की होती है, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। तो ये हो गई डायमंड की स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन होते हैं, लेकिन इस कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड काम करते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड काम करती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो इसके बीच में बॉन्ड कौन से हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है। चलिए अब मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में किस तरह की फोर्स काम करती है, फॉर एग्जांपल एक CO2 मॉलिक्यूल है, सेकंड CO2 मॉलिक्यूल है, थर्ड CO2 मॉलिक्यूल है, इस तरीके से हमारे पास सैंपल में बहुत सारे CO2 मॉलिक्यूल है। इसके बीच में कौन से फोर्स काम कर रही है, इसके बीच में एक फोर्स काम कर रही है, इसको हम लोग कहते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके बीच में जो फोर्स काम करती है उसको हम लोग कहते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेटालिक सॉलिड क्या होती है, तो मेटालिक सॉलिड में जैसे कि आयरन है तो बहुत सारे आयरन एटम होंगे, Fe इस तरीके से बहुत सारे आयरन एटम होंगे। तो इसमें जो बॉन्ड होती है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। इसमें क्या होती है, मेटालिक बॉन्ड काम करती है। तो ये हो गया डिफरेंस, ये हो गए डिफरेंट बॉन्ड, कौन से बॉन्ड बन रहे हैं डिफरेंट सॉलिड्स में। तो आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड बनती है, कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड बनती है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्डिंग होती है, और इसके अंदर मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड बनती है। तो इसके पीछे डिफरेंस ये हो गए। अब देखेंगे कि एक चीज होती है कि इसकी फिजिकल नेचर। अगर हम लोग फिजिकल नेचर देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आयनिक सॉलिड है, फॉर एग्जांपल NaCl है, NaCl होता है कॉमन सॉल्ट जो हम लोग यूज करते हैं, तो वो क्या होती है, उसकी हार्डनेस, वो हार्ड होते हैं, मतलब सॉफ्ट उसको नहीं कह सकते हैं, वो हार्ड होते हैं, ठीक है। इसकी फिजिकल नेचर ये हार्ड होगी। कोवेलेंट सॉलिड क्या होते हैं, ये भी हार्ड होते हैं, ये भी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, जैसे डायमंड है बहुत हार्ड है, सिंगली ग्रेफाइट है बहुत ज्यादा हार्ड है, ये भी हार्ड होती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होती है, मॉलिक्यूलर सॉलिड रिलेटिवली सॉफ्ट होती है, मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड है, सॉफ्ट है, CCl4 सॉलिड फॉर्म में रहेंगे तो सॉफ्ट रहेंगे। मेटालिक सॉलिड क्या होगा, तो कोई मेटल तो हार्ड ही होता है, ये भी हार्ड होता है। तो देखिए जिस तरीके की बॉन्ड है उस तरीके की हार्डनेस होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक वीक फोर्स होता है, मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनते हैं, एटम के बीच में बॉन्ड नहीं बनते हैं, तो ये वीक बॉन्ड है, इसलिए ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है। इसके बीच के बॉन्ड वीक है इसलिए ये सॉफ्ट है। फॉर एग्जांपल देखेंगे आयनिक सॉलिड, तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होने के कारण हार्ड है, ठीक है ना। और डायमंड की एक्सेप्शनल हार्डनेस होती है, इसके बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और इसके बीच में मेटालिक बॉन्ड होती है, ये मेटल है इसलिए हार्ड है। इसकी हार्डनेस हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर डिफरेंट सॉलिड्स हैं, आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटालिक, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखेंगे तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इन एक्वस फेज, इन सॉल्यूशन, इन इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फेज। मतलब इसको हम लोग पानी में मिलाते हैं तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। तो एक्वस फेज में रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ये कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फेज, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन कब करते हैं, एक्वस फेज में। डायमंड क्या होगा, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी, कोई भी कोवेलेंट सॉलिड है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, ये क्या होती है, ये इंसुलेटर होते हैं। ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है। अब कोई हमारे पास फॉर एग्जांपल कोवेलेंट सॉलिड, कोई मॉलिक्यूलर सॉलिड है, फॉर एग्जांपल CO2 सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, नहीं करती है, ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सॉलिड है मेटालिक सॉलिड। कोई मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, यस करती है। फॉर एग्जांपल कॉपर, हम लोग वायर यूज करते हैं कॉपर का,
या आयरन है, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। तो ये क्या होते हैं, ये करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये सारे हो गए टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। दीज आर द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हमें पढ़ना है इसके आगे की चीज। तो अभी तक तो था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट्स। सॉलिड स्टेट्स के इंट्रोडक्शन में हम लोग इतना चीज पढ़ते हैं, इतनी चीजें हमें समझ में पहले आने चाहिए कि ये होते हैं मैटर के 3 स्टेट होते हैं, फिर सॉलिड जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड इतने टाइप के होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। इससे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आ सकते, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या आएंगे, लेकिन छोटा छोटा चीज फिर भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन जैसे कि आ सकते हैं कि हमें 4 चीजें देंगे कि इसमें से पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें से कौन से सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड है पूछा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक में दे दिया MgOH2, MgOH2, बी में दे दिए हमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी में हमें दे दिए फॉर एग्जांपल प्रोपेन C3H8, डी में दे दिए हमें फॉर एग्जांपल जिंक, और ई में हमें दे दिया फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन कौन से हैं। तो ये सब कॉमन चीज है, अगर बॉन्डिंग आप पढ़े हैं 11th का तो इसे हम लोग इजीली कर सकते हैं, जो जितना चीज मैंने बताया उससे। जैसे कि MgOH2, तो अगर ये सॉलिड होगा, ठीक है ना, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं हो सकते। NaOH, इसके बीच में कैसे है फोर्स, तो अगर ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है ना, तो आयनिक है तो कैसे होगा, मॉलिक्यूलर नहीं होगा। C3H8 मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे, मतलब अलग अलग C3H8 के बीच में वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे, ये होंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये होंगे। जिंक नहीं, जिंक कैसे होते हैं, मेटालिक सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड, यस, कार्बन डाइऑक्साइड होंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस स्कूल्स में आ सकते हैं, या इवन जी मेंस में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इसमें से कौन सी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो ये सब पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सॉलिड स्टेट्स में। सॉलिड स्टेट्स में एक चीज होती है लैटिस या स्पेस लैटिस। एक चीज होती है, इसको हम लोग कहते हैं लैटिस या स्पेस लैटिस। लैटिस और स्पेस लैटिस, ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए लैटिस क्या होती है, अगर मेरे पास पॉइंट्स है, मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट्स को अरेंज कर रहा हूं पहले 1 डायमेंशन में अलोंग एक्स एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट, ये सारे हमारे पास क्या है, अभी कुछ नहीं है, सिंपली मैं पॉइंट पेपर पे लिख रहा हूं, पेपर पे पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इस तरीके से हमने क्या किया है, n नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखे हैं एक डायमेंशन में एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब मेरा मन किया कि मैं y एक्सिस के अलोंग भी पॉइंट को एक्सटेंड कर दूं, मतलब सॉरी नीचे वाले एक्सिस के अलोंग एक्सटेंड कर दूं। तो यहाँ भी मैंने एक पॉइंट लिख दिए, यहाँ भी पॉइंट लिख दिए, यहाँ भी पॉइंट लिख दिए, मैंने y एक्सिस के अलोंग पॉइंट लिख दिए, बहुत सारे पॉइंट्स। इसको फिर मैं एक्सटेंड कर दिया, बहुत सारे पॉइंट। तो अभी क्या हो गया, हमारे पास एक 2D बन गया पॉइंट, एरे ए पॉइंट, ठीक है ना। ये क्या बन गए, इसको हम लोग कहते हैं एरे ऑफ पॉइंट। पॉइंट के एरे बन गए, किसमें, अभी ये 2 डायमेंशन में है, किसमें है, ये 2D में है। क्यों 2D में है, क्योंकि हमने 2 डायमेंशन में किया है। इसको हमने कहा एक्स एक्सिस और इसको हमने कहा y एक्सिस, तो 2 एक्सिस में एरे पॉइंट बन गए। अब मेरा मन करे कि 3 डायमेंशन में भी मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, तो मतलब कि इधर करूं अलोंग, मतलब कि व्यूअर हमारे तरफ, अपने तरफ। तो पेपर पे तो 2 डायमेंशन में तो हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं, तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर भी एक हम लोग पॉइंट दे दिया, इसके ऊपर भी पॉइंट दे दिया, इसके ऊपर दे दिया, ऐसे दे दिया, इसके ऊपर, ऐसे करके हम लोग एक 3 डायमेंशन, मतलब 3 डायमेंशन में पॉइंट कर दिए। तो ऐसे चीज को हम लोग कहते हैं लैटिस, ठीक है ना। लैटिस क्या है, लैटिस है अरे अ पॉइंट इन 3 डायमेंशन, अरे अ पॉइंट इन 3 डायमेंशन। लेकिन एक चीज हमें ध्यान देने होंगे कि पॉइंट के बीच के डिफरेंस जो है, यहाँ पर जो डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए, उतना ही डिफरेंस इसके बीच में होना चाहिए, डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस इसके बीच में होना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस इसके बीच में होना चाहिए। सारे पॉइंट के बीच में डिस्टेंस सेम होने चाहिए अरे पॉइंट में, उसको हम लोग कहते हैं लैटिस या स्पेस लैटिस। तो लैटिस क्या होते हैं, ये होते हैं अरे पॉइंट, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, इसको हम लोग कहेंगे पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन। दिस इज कॉल्ड लैटिस और स्पेस लैटिस। तो ये क्या है, अभी हमने सिर्फ पॉइंट रखा है। पॉइंट क्या है, पॉइंट इज नथिंग, मतलब ये पॉइंट ले दिया, इसको हम लोग कहेंगे स्पेस लैटिस। तो ये ओवरऑल थिंग जो हमारे होंगे, ओवरऑल इसको हम लोग क्या कहेंगे 3 डायमेंशन में,
ये देखिए आपको अभी 2 डायमेंशन में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको सोचिए 3 डायमेंशन में है, इधर भी है, हमारी तरफ भी एक लेयर और है, बहुत सारे लेयर है, एन लेयर है। तो ओवरऑल थिंग इज कॉल्ड लैटिस या स्पेस लैटिस, उसको मैं सिर्फ लैटिस कह रहा हूँ। ओवरऑल चीज को हम लोग क्या कहेंगे, लैटिस। और इसके अंदर की जो ईच पॉइंट होगी, एक पॉइंट, इसको हम लोग कहेंगे लैटिस पॉइंट। ईच पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। इसके अंदर जो सारे पॉइंट होंगे ईच पॉइंट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट। और ओवरऑल चीज को हम लोग क्या कहेंगे, लैटिस या स्पेस लैटिस। लैटिस और स्पेस लैटिस, क्लियर है। चलिए एक चीज होता है, अब ये चीज हो गया लैटिस, ये चीज हो गया स्पेस लैटिस। अब एक चीज होता है क्रिस्टल। क्रिस्टल तो लोग कंफ्यूज करते हैं, लैटिस और क्रिस्टल को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन एक चीज नहीं है, क्रिस्टल। नेक्स्ट चीज हमारा है क्रिस्टल। तो क्रिस्टल क्या होता है, हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हैं। क्रिस्टल क्या होता है कि अगर मैं ये पॉइंट को रिप्लेस कर दूं एटम या मॉलिक्यूल या आयन से, तो हमें जो मिलेंगे ये चीज, उसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टल। तो हमने क्या किया है, पॉइंट 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 कर दिया। तो पॉइंट पॉइंट पर मतलब मैथमेटिकल चीज हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट को हटा के मैं क्या कर रहा हूँ, एक एटम रख दूं, फॉर एग्जाम्पल मेटल एटम रख दे रहा हूँ आयरन का, तो ये पूरा का पूरा जो क्रिस्टल बनेगा इसको कहेंगे कि आयरन का क्रिस्टल है। इस पॉइंट को हटा के मैं को आयन रख दूं, फॉर एग्जाम्पल Na+Cl- रख दूं, तो ये जो मुझे इंटायर क्रिस्टल मिलेंगे, इंटायर स्पेस लैटिस मिलेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल को हम लोग कहेंगे कि व्हेन पॉइंट्स आर रिप्लेस्ड बाय एटम और मॉलिक्यूल और आयन, ठीक है, पॉइंट्स और मॉलिक्यूल और आयन, एटम और मॉलिक्यूल और आयन और मेटल, ठीक है, मेटल। तो देन स्पेस लैटिस इज कॉल्ड क्रिस्टल, देन लैटिस इज कॉल्ड क्रिस्टल, देन लैटिस इज कॉल्ड क्रिस्टल। तो उस समय जो लैटिस होंगे उसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल भी है पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ, पॉइंट नहीं कहेंगे उसको हम लोग, पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल और आयन और मेटल, ठीक है। मतलब इस सारे पॉइंट को मैं आपको समझाने के लिए पहले बताया, तो उसको हमने स्पेस लैटिस कर दिया। अब इसी को हटा के पॉइंट की जगह पे हम लोग एटम या मॉलिक्यूल या आयन या मेटल रखेंगे, तो हम लोग कहेंगे उसको दैट इज लैटिस। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी, क्रिस्टल, उस चीज को क्रिस्टल कहेंगे। तो क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल है पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल और आयन और मेटल इन 3 डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम, पॉइंट को हटा के ये सारी चीजें हम लोग पुट कर देंगे, एटम और मॉलिक्यूल और आयन और मेटल, ठीक है, ये सारे क्या है, और है इन 3 डायमेंशन, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टल कहेंगे। अब देखिए कि अगर हमने पॉइंट को हटा के वाटर रख दिया, मान लेते हैं वाटर है, पहला वाटर, दूसरा वाटर, तीसरा वाटर, चौथा वाटर, ऐसे करके n नंबर ऑफ वाटर हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो ये क्या बनेंगे, एक हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड बनेंगे, आइस बनेगा। तो उसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टल है। ये किस चीज का क्रिस्टल है, दिस इज द क्रिस्टल ऑफ वाटर। हमें ये जो मिल जाएंगे इसको हम लोग स्पेस, इसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टल है। ये क्या है, क्रिस्टल है। और डिफरेंट पॉइंट क्या है, लैटिस पॉइंट। यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट क्या है, लैटिस पॉइंट, दैट इज यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट हमने H2O लिया है। तो ये क्रिस्टल किस चीज के हैं, तो अगर मैंने H2O लिया है तो इस क्रिस्टल को हम लोग कहेंगे आइस क्रिस्टल। ये क्या है, आइस क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल है ये, ठीक है। इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगी तभी तो ये सॉलिड होगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो काम कर रही है, ये कैसे फोर्स काम कर रहे हैं, तो अगर ये हमने H2O लिया है तो H2O एक मॉलिक्यूल है, H2O इज ए मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। इसका मतलब ये आइस क्रिस्टल है, कैसे सॉलिड है, ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है या मॉलिक्यूलर सॉलिड है, दिस इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो अगर ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसके बीच कैसे फोर्स काम कर रही है, इसके बीच काम करना चाहिए वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमने देखा था स्टार्टिंग में। इसके बीच काम कर रही है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में काम कर रही है। तो अभी जो वाटर के बीच में वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टाइप्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर, उसको मैं अभी डिटेल्स में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ।
उसको अगर हम लोग वीडियो बनाएंगे फिर केमिकल बॉन्डिंग का उसमें देखेंगे, तो अभी देखेंगे कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, डिफरेंट मॉलिक्यूल की जो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है H2O, तो उसमें कैसे फोर्स काम कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं डिफरेंट H2O के बीच में। मान लेते हैं फर्स्ट H2 है, सेकेंड H2 है, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे H2 है, तो इसके बीच में जो फोर्स काम कर रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, H बॉन्डिंग। दिस इज कॉल्ड H बॉन्डिंग। तो H बॉन्डिंग कब काम करती है, मतलब कि ये भी वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक टाइप है H बॉन्डिंग। ये कब काम करती है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, FON फोन, तो ये FON और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, इसको हम लोग कहते हैं H बॉन्डिंग। तो ये मॉलिक्यूलर, ये आइस क्रिस्टल हो गए, इसमें ये सारी चीज होती है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रही है। पहला वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, फोर्थ, ऐसे करके n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसीलिए जो आइस होती है, आइस क्या होती है, वाटर के रेस्पेक्ट में सॉलिड फॉर्म होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो ये तो हमारी हो गई डेफिनेशन ऑफ लैटिस, डेफिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप एक बार रिपीट करके फिर से सुन लीजिएगा, आपकी चीजें और क्लियर हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इन डेफिनेशंस के बाद, इन पॉइंट्स के बाद, मतलब क्रिस्टल अगर हमारे पास है तो क्रिस्टल में क्या होंगे, डिफरेंट पॉइंट की जगह पे हम लोग एटम या मॉलिक्यूल या आयन रख देंगे, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके के हमारे क्रिस्टल है, जिस तरीके के हमने क्रिस्टल पढ़ा था। अब एक चीज होते हैं यूनिट सेल, मतलब हमें आगे एक चीज पढ़ना है, दैट इज यूनिट सेल। अगला हमारा पॉइंट है, हमें पढ़ना है अगला चीज यूनिट सेल। नेक्स्ट थिंग इज यूनिट सेल। ये क्या होती है यूनिट सेल? तो देखिए, अगर हमने क्रिस्टल बनाया है, हमारे पास कोई भी क्रिस्टल है, मान लेते हैं ये एटम है, मान लेते हैं आयरन एटम की एक क्रिस्टल है, 1 2 3 n इस एक्सिस पे है, तो इसको मैं इस एक्सिस में एक्सटेंड कर रहा हूं, यहाँ पे भी n है, इसके बीच में इतनी स्पेस नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने स्पेस दिया है, राइट। यहाँ पे है 2 डायमेंशन में हमने इसको अरेंज कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 3 डायमेंशन में अरेंज कर रहा हूँ, तो ऊपर भी रख रहा हूँ एक एक, ठीक है। इसके ऊपर में एक रख दिया, इसके ऊपर में 1 रख दिया, इसके ऊपर में 1, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, सारे के ऊपर 1 रख दिया। इसको हमने क्या किया है, 3 डायमेंशन में एक्सटेंड कर दिया है। तो हमारे पास ये क्या मिल गया, हमारे पास एक कोई भी क्रिस्टल मिल गया। तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जिस यूनिट को मैं बार बार रिपीट करूं तो मुझे इंटायर क्रिस्टल मिल जाए। स्मॉलेस्ट यूनिट which when repeated over and over again and we get the entire crystal, then that smallest unit of that crystal is called unit cell. unit cell क्या होते हैं, किसी भी क्रिस्टल के स्मॉलेस्ट वो यूनिट जिसको कि बार बार हम लोग रिपीट करें और रिपीट करने के बाद मुझे इंटायर क्रिस्टल मिल जाए। रिपीट करने के बाद इंटायर क्रिस्टल मिले तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, दैट स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सेल। बात समझ आ रही है? स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो अभी आप पेपर पे 2 डायमेंशन में देख रहे हैं, तो 2 डायमेंशन के लिए यूनिट सेल ये हो गया। अगर आप 3 डायमेंशन में देख पा रहे हैं इसको कि ये ऊपर भी हमने 4 रखे हैं, उसके यूनिट तो हो जाएंगे वो 3 डायमेंशन के लिए यूनिट सेल, ठीक है। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या हो गई? यूनिट सेल की डेफिनेशन होगी द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्पेस लैटिस, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? ये हो गई स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्पेस लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। किसी भी स्पेस लैटिस की या किसी भी लैटिस की जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है उसको कहते हैं हम लोग यूनिट सेल। तो इसके लिए यूनिट सेल क्या हो गई? ये, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी अपार्टमेंट है, ठीक है ना, XYZ अपार्टमेंट क्या होती है, बहुत सारे फ्लैट्स होती है, उसके लिए एक फ्लैट जो होगा रिपीटिंग यूनिट होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई घर है, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, एक कमरा उसका रिपीटिंग यूनिट हो जाएगा। मतलब एक कमरा को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे तो मुझे इंटायर बिल्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इस एक कमरे को कहूंगा उसका क्या है, यूनिट सेल। एक कमरा विल बी कॉल्ड यूनिट सेल फॉर दैट इंटायर हाउस, राइट। उसी तरह अपार्टमेंट है, तो अपार्टमेंट में एक हम लोग कमरा की बात करते हैं, तो एक कमरा को बार बार रिपीट करेंगे तो एक कमरा हो जाएगा उसका यूनिट सेल। तो क्या होगा, क्रिस्टल के स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको कि बार बार ओवर एंड ओवर अगेन हम लोग रिपीट करेंगे तो मुझे इंटायर क्रिस्टल मिल जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी दैट विल बी कॉल्ड यूनिट सेल। अभी इतना ही समझना है। चलिए, अब जो कोई भी क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल की नेचर डिपेंड करती है ऑन यूनिट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारी चीज बुक्स में नहीं मिलेंगे। किसी भी क्रिस्टल
कि नेचर जो होते हैं, क्रिस्टल्स नेचर डिपेंड्स अपॉन इट्स यूनिट सेल। कॉमन सी बात है, इट्स यूनिट सेल। मतलब कोई भी क्रिस्टल कैसा होगा वो डिपेंड करते हैं कि उसके यूनिट सेल कैसे हैं। कोई भी अपार्टमेंट कैसा है वो ओवरऑल किस चीज पर डिपेंड करेंगे कि उसके एक कमरा कैसा है, उसका एक मतलब कि रूम कैसा है, ठीक है। तो क्रिस्टल के नेचर यूनिट सेल पर डिपेंड करते हैं। तो यूनिट सेल अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। यूनिट सेल हो सकते हैं, क्यूबिकल यूनिट सेल हो सकते हैं, या ऑर्थोरम्बिक हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। क्यूबिकल यूनिट सेल होगा तो अलग टाइप का मुझे क्रिस्टल मिलेगा। अगर ऑर्थोरम्बिक है तो अलग टाइप का हमें क्रिस्टल मिलेगा। अगर हेक्सागोनल है तो अलग टाइप का हमें मिलेगा क्रिस्टल, ठीक है। बात समझ रही है। तो अगर ये हमारे यूनिट सेल है तो इसके सारे कॉर्नर पे क्या होंगे, एक एक एटम या मॉलिक्यूल आयन होंगे या एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 8 पॉइंट्स को मिलाए तो मुझे एक क्यूब बना, इसको हम लोग कहेंगे क्यूबिकल यूनिट सेल। ये यूनिट सेल कैसे है, मैंने 8 पॉइंट्स को मिलाया, मुझे ये यूनिट सेल क्यूब नेचर का लगा, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं क्यूबिकल यूनिट सेल। दिस यूनिट सेल इज कॉल्ड क्यूबिकल यूनिट सेल। इस चीज को हम लोग कहेंगे क्यूबिकल यूनिट सेल। बात समझ आ रही है। अगर मैंने 8 पॉइंट्स को 3 डायमेंशन में मिलाया, मुझे एक स्मॉलेस्ट यूनिट सेल मिले। इसका जो डायमेंशन है ये क्यूब वाला है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्यूबिकल यूनिट सेल। मतलब क्या है कि तीनों इसकी जो ए बी सी की वैल्यू बराबर है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, और क्यूबिकल यूनिट सेल में क्या हुए, तीनों चीज बराबर हो गए। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट, और एंगल जो है इसको हम लोग कहते हैं लेंथ, इसको कहते हैं ब्रेड्थ, इसको कहते हैं हाइट, तीनों बराबर है। और एंगल जो है इसके बीच में, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल है। मींस अल्फा इज इक्वल टू, एक को हम अल्फा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं, एक को गामा कहते हैं, तीनों बराबर है। तो इसमें यूनिट सेल की डायमेंशन क्यूबिकल हो गई, तो ऐसे यूनिट सेल को कहेंगे हम लोग क्यूबिकल यूनिट सेल। ऐसे जो क्रिस्टल बनेंगे उसको हम लोग कहेंगे क्यूबिकल क्रिस्टल, ठीक है ना। तो उस तरह के क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम। इससे जो मुझे क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम। उसको क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम जिसमें ईच यूनिट सेल क्यूबिकल हो, मतलब उसकी डायमेंशन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो उस तरीके की यूनिट सेल को हम लोग कहेंगे, उस तरीके के क्रिस्टल को कहेंगे क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम। एक मैथमेटिशियन था ब्रेवियस। मैथमेटिशियन का नाम था ब्रेविया। ये रशियन मैथमेटिशियन था। ये आज से बहुत साल पहले 17th या 18th सेंचुरी में इसने बताया कि देयर कैन बी ओनली 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, एंड 14 टाइप्स ऑफ लैटिस। इसने क्या बताया, देयर कैन बी ओनली 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 टाइप्स ऑफ लैटिसेस। इसने क्या बताया कि दुनिया में 7 टाइप के ही क्रिस्टल सिस्टम हो सकते हैं और 14 टाइप्स के ही लैटिस या हमें क्रिस्टल मिल सकते हैं, ठीक है ना। 14 टाइप्स ऑफ क्या मिल सकते हैं, क्रिस्टल मिल सकते हैं। तो पॉइंट क्या था कि मैं एटम मॉलिक्यूल आयन रख दूंगा, उसी को हम लोग कहेंगे क्रिस्टल। तो मतलब क्या है कि अगर हमारे पास स्फेरिकल पॉइंट्स हैं, उसको मैं अरेंज करूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसने मैथमेटिकली बताया था, आज से बहुत दिन पहले ये साइंटिस्ट था। इसने कहा था कि पॉइंट्स को अगर हम लोग 3D में अरेंज करेंगे तो 7 टाइप के ही यूनिट सेल हो सकते हैं, जैसे कि हमने क्यूबिकल यूनिट सेल बताया, ठीक है ना। उसी तरीके से केवल 7 टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं, 7 को छोड़ के 8वां कुछ नहीं हो सकता है। उसका डायमेंशन 7 टाइप के हो सकते हैं, और उससे जो क्रिस्टल जनरेट होंगे उसको कहते हैं वो 14 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं कि हम लोग 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेवियस लैटिस, मतलब 14 टाइप की लैटिस जनरेट हो सकती है, उसको कहते हैं 14 ब्रेवियस लैटिस। इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा, और इस चीज को समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये क्रिस्टल सिस्टम क्या है और लैटिस क्या है, क्रिस्टल लैटिस क्या है, मतलब कि ब्रेवियस लैटिस क्या है, क्रिस्टल सिस्टम क्या है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि क्यूबिकल यूनिट सेल, तो अगर क्यूबिकल यूनिट सेल है तो मतलब कि मैंने किसी तरीके से पॉइंट्स को अरेंज किए होंगे, तो a इक्वल टू आ गए वैल्यू, b के इक्वल टू c के आ गए, अल्फा इक्वल टू आ गए, बीटा इक्वल टू आ गए, गामा आ गए, ठीक है। उसने मैथमेटिकली बताया कि ये क्यूबिकल हो गया, मतलब क्या है, सारे पॉइंट्स पे एक एक एटम है, ठीक है। सारे पॉइंट्स पे एक एक एटम है या पॉइंट है या मॉलिक्यूल है, आयन है, डिपेंडिंग अपॉन क्रिस्टल, ठीक है। सारे पॉइंट्स पे एक एक एटम है।
तो अगर इस तरीके की यूनिट सेल है, हमें क्यूबिकल यूनिट सेल मिला है, मतलब क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम है, इसी से जो क्रिस्टल बनेगा उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम। उस तरीके जो क्रिस्टल मिलेंगे उसको हम लोग कहेंगे क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम। तो क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम जो होंगे उसमें, तो ये हो गया क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिकल। तो इसमें तीन तरह की लैटिसेस हो सकती है। फर्स्ट ये हो सकता है कि सारे कॉर्नर पे इसके एटम हो। सेकेंड ये हो सकते हैं कि सारे कॉर्नर पे एटम हो और इसके सेंटर पे एक एटम हो। ठीक है। नेक्स्ट तरीके की लैटिसेस ये हो सकती है कि सारे कॉर्नर पे एटम हो और इसके सेंटर पे एटम हो। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ एटम इसके सारे कॉर्नर पे इस यूनिट सेल के, और एक यूनिट सेल के सेंटर पे एटम। ठीक है, इसको इमेजिन करिए सेंटर पे एक एटम। तो सेकेंड टाइप ऑफ लैटिस ये हो गए। क्रिस्टल सिस्टम क्या है? क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम। इसमें फर्स्ट लैटिस ये बना, सेकेंड लैटिस ये बना। थर्ड लैटिस हो सकते हैं इस सारे, थर्ड है ये, थर्ड लैटिस ये हो सकते हैं कि सारे कॉर्नर पे एक एक एटम हो और ईच फेस पे एक एक एटम हो। मतलब क्या है कि ये हमारा यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है, इसके क्या है, इस सारे कॉर्नर पे एक एक एटम है, वन एटम ऑन ईच कॉर्नर। इस कॉर्नर पे एक एटम, इस कॉर्नर पे एक एटम, इस कॉर्नर पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पर एक एटम, यहाँ पे सारे कॉर्नर पे एक एक एटम है और सारे फेस पे एक एक एटम है। इस फेस पे एक एटम, इस फेस पे एक एटम, इस फेस पर एक एटम, इस फेस पर एक एटम, पीछे वाला फेस पे एक एटम और सामने वाला फेस पर भी एक एटम। ठीक है, तो ऐसे हो सकते हैं। आप भी अगर आप क्या करोगे, एक स्फेयर लेना, ठीक है, स्फेयर लेना और स्फेयर से क्यूब बनाना, ठीक है ना, मिला मिला के, तो आप इतने तरह के क्यूब बना सकते हो, इससे ज्यादा क्यूब नहीं बना सकते हो। तो इतने साइंटिफिक इन्वेंशन होने के बाद भी आज तक जो ब्रेवियर्स की थ्योरीज थी, ब्रेवियर की जो पॉइंट्स थे, उसको अभी तक इनवैलिड नहीं किया जा सका, मतलब वो आज तक वैलिड है। ठीक है ना, तो उसका मतलब उसका एजम्पशन जो था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो था वो सही था। मतलब अगर क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम होंगे तो एक इस तरीके का हमारा लैटिस मिलेंगे, एक इस तरीके के लैटिस मिलेंगे, एक इस तरीके के लैटिस मिलेंगे। ये क्या है? यूनिट सेल। इसी को बार बार रिपीट करेंगे इंटर में हमें इंटर क्रिस्टल मिलेगा। इसी को बार बार रिपीट करेंगे तो इसका इंटर क्रिस्टल मिलेगा। इसी को बार बार रिपीट करेंगे तो इंटर क्रिस्टल मिलेगा। इसको हम लोग कहते हैं सिंपल प्रिमिटिव या प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्यूबिकल है तो इसको हम लोग कहेंगे क्यूबिकल प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको हम लोग सिंपली कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको शॉर्ट हम लोग लिखते हैं बीसीसी। इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, क्योंकि ईच फेस पे होते हैं और ईच कॉर्नर पे होते हैं। इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको कहते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अगर क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम है तो तीन टाइप ऑफ लैटिस हो सकते हैं, सिंपल प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। ठीक है, तो अब भी मैं यहाँ पे एक लिस्ट आपको बता रहा हूँ, इसको रटना नहीं है, इस चीज को समझना है। ठीक है, इस चीज को समझना है कि क्या 7 क्रिस्टल सिस्टम हो सकती है, क्या 14 हो सकते हैं स्पेस लैटिस, 14 लैटिसेस किस तरह की हो सकती है। एक हो सकते हैं क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम, जिसको हमने डिस्कस किया, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ठीक है, तो इसमें हमें क्रिस्टल सिस्टम क्या, इसमें हमें लैटिसेस क्या मिल सकते हैं, इसमें जो लैटिसेस हमें मिलेंगे, ओवरऑल क्रिस्टल मिलेगा या क्रिस्टल मिलेगा, उसका नेचर क्या होगा, एक सिंपल प्रिमिटिव, एक बॉडी सेंटर्ड, एक फेस सेंटर्ड। मतलब थ्री टाइप्स ऑफ क्रिस्टल मिले। एक होते हैं टेट्रागोनल यूनिट सेल। ठीक है ना, तो इससे जो इस तरह के यूनिट सेल्स जो मुझे क्रिस्टल मिलेगा उसको कहेंगे हम लोग टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो यूनिट सेल अगर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल के लिए क्या होता है, इसकी डायमेंशन होनी चाहिए ए बी और सी के बीच का रिलेशन ये है कि दो बराबर होने चाहिए, दो साइड, और एक साइड बराबर नहीं होना चाहिए, और तीनों एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो क्यूब में इसमें क्या डिफरेंस है, क्यूब में इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि क्यूब में तीनों एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसमें तीनों एंगल 90 डिग्री होने चाहिए, लेकिन इसमें एक साइड थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, बड़ा या छोटा, दो साइड बराबर होने चाहिए। तो इसको कहते हैं हम लोग टेट्रागोनल क्रिस्टल, टेट्रागोनल यूनिट सेल। और इससे जो सिस्टम मिलेंगे मुझे इंटायर क्रिस्टल, उसको हम लोग कहेंगे टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इससे जो इंटर क्रिस्टल मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो अगर टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम है तो इससे जो मुझे मिलेगा स्पेस लैटिस, तो एक मिलेंगे इससे सिंपल प्रिमिटिव, इसको मैं पी लिखता हूँ, एक मिलेंगे बॉडी सेंटर्ड। ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट से देखा गया तो यही है, और ब्रेवियस का हाइपोथेसिस जो था वो यही था, मतलब इससे दो ही मिलेंगे।
अब ये सारी चीज को रटना नहीं है, रटने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें अभी पढ़ना है आईटी के सिलेबस में क्यूबिकल यूनिट सेल, इसी के बारे में पढ़ना है, इतनी सबको याद रहता है। क्यूब में तीनों चीज बराबर तो अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होते हैं। इसके अलावा अगर किसी चीज का आगे देखेंगे हमें यूज होगा, इसके अलावा किसी चीज का यूज होगा तो उतने इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस में दिए रहेंगे, तो इसको बैठ के रट्टा नहीं मारना है, इसको सिर्फ समझना है। 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, मतलब कि यूनिट सेल 7 टाइप के हो सकते हैं, उसी को बार बार रिपीट करेंगे तो क्रिस्टल मिलेगा। और यूनिट सेल अगर पर्टिकुलर होगा, फॉर एग्जांपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसमें क्रिस्टल ऐसे हो सकते हैं, सिंपल प्रिमिटिव हो सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड हो सकते हैं, फेस सेंटर्ड हो सकते हैं। सिमिलरली टेट्रागोनल होगा तो डायमेंशन इसका ये है, इसमें 2 होगा, ठीक है, इसको रटना नहीं है। नेक्स्ट होते हैं ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थो का मतलब कि परपेंडिकुलर, रोम्बिक मतलब कि इसका मतलब क्या, डायमेंशन क्या होती है, इसमें तीनों बराबर होती है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, दिस इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों की डायमेंशन अलग अलग होनी चाहिए लेंथ, लेकिन तीनों एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो हमें स्पेस लैटिस मिलेंगे, ऑर्थोरोम्बिक में स्पेस लैटिस जो मिलेंगे, ये मिलेंगे हमें 4 तरह की। एक होती है सिंपल प्रिमिटिव, इज कॉल्ड पी। एक क्या होते हैं, सिंपल प्रिमिटिव पी। नेक्स्ट होती है बॉडी सेंटर्ड, नेक्स्ट क्या होती है, बॉडी सेंटर्ड। तो अभी मेरा पेन चलना बंद हो गया है, 1 मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूं।